अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अकमल सोमरो। ज़ाहिर है जब हम दोनों दोस्त बैठे तो बात हायर एजुकेशन की हुआ करती है और कमोबेश हायर एजुकेशन में भी बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में हुआ करती है। हम कभी HEC के रोने रोते हैं, कभी यूनिवर्सिटियों के रोने रोते हैं, कभी देखते हैं कि यार वाइस चांसलर को बहुत दबाया जा रहा है, कभी लगता है कि वाइस चांसलर वाइसराय बन गया है। कई वाइस चांसलर इतना बोलते हैं कि हम वीसी की बजाय उन्हें VCR कहने पे मजबूर होते हैं। कन्फ्यूजन सी है। ज़्यादातर तो आज मेरे ज़ाती सवालात हैं और मुझे यकीन जानिए नाजरीन, अकमल सोमरो साहब से बेहतर कोई बंदा नहीं मिलता जिससे मैं अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने की कोशिश करूं। अस्सलाम वालेकुम अकमल जी, वालेकुम अस्सलाम। अकमल यार, ये क्या माजरा है? हम HEC को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटियों को खुद मुख्तार करना चाहते हैं या दोनों को ही नहीं करना चाहते? ये जो आपने आखिरी बात की है, असल में यही बुनियादी बात है कि हम दोनों की आज़ादी के कायल नहीं हैं। हमसे मुराद यहाँ पर पब्लिक नहीं है, हमसे मुराद यहाँ की गवर्नमेंट है या यहाँ की रियासत को। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा, यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट? मैंने दोनों बातें कह दी। अच्छा, कि यहाँ की हुकूमत या इस रियासत को चलाने वाली मुक़तदरा या एस्टेब्लिशमेंट, सही। वो ये नहीं चाहते कि ये दोनों इदारे आज़ादाना तौर पर काम करें। अब जब इदारों को ख्वाहिश के ताबे किया जाए तो फिर उसका अल्टीमेट नतीजा ये होता है, बिलखुसूस तालीमी इदारों से मुतल्लिक और वो भी यूनिवर्सिटीज़, तो नए अलूम तख्लीक नहीं होते। सही। नए अलूम के तख्लीक होने का बुनियादी ताल्लुक सलाहियतों के साथ नहीं है। सलाहियत तो है हमारे तलबा में। यही तलबा जब सिलिकॉन वैली में जाके बैठते हैं तो नए इनोवेशन के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं। यही तलबा जब अमेरिका में जाके बैठते हैं तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर, फिजिक्स के अंदर और दुनिया के बड़े बड़े तजर्बात में इनका नाम होता है, ये शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं कर पाते। क्यों? कि इन तलबा की सलाहियतों को कंट्रोल किया जाता है पॉलिसी के जरिए से। अकमल, आप कहते हैं कि तलबा की सलाहियतों को कंट्रोल किया जाता है। जब कंट्रोल किया जाता है तो इसका मतलब है कि रास्ता रोका जाता है। हम यहीं से बात शुरू करेंगे, छोटा सा वक्फा। अजान हो गया। वेलकम बैक व्यूअर्स। वहीं से बात शुरू करेंगे कि स्टूडेंट्स को जब आप रोकते हैं, देखिए तरबीती तौर पे रोकना और है, उनको ऐसे रोके कि वो रिटार्ड वाला नुक्ता आ जाए, इट्स बैड। क्या कहते हैं अकमल? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर यह है कि हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन से मुतल्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उस पॉलिसी से नताइज पैदा क्यों नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो किस सतह के हो रहे हैं। उन नताइज की बुनियाद पर हम ये जायज़ा ले सकते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ को जो डिज़ाइन किया गया है उसके मकासद क्या है। तो अभी मौजूदा तनाजुर में तो हमें ये नज़र आता है कि अगर फेडरल लेवल पर देखा जाए, हायर एजुकेशन कमीशन जिसके पास 70-80 अरब रुपए से ज़ायद की फंडिंग मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, और उसको जब वो एग्जीक्यूट करता है तो उस पॉलिसी के तनाजुर में जब एग्जीक्यूट करता है तो उसके नताइज उस तरह से पैदा नहीं हो रहे। इसका मतलब हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसीज में कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं। अब उन फ्लॉज को आइडेंटिफाई करके या तो पॉलिसी पूरे 180 डिग्री के ऊपर चेंज करनी है या तो पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट्स करनी है। एक बात तो ये सही। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज का जो ऑपरेशनल फंक्शन है, अगर हम पंजाब की मिसाल लें और यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वो इस हद तक बढ़ गई है कि वाइस चांसलर अहम बड़े फैसले जात, चाहे वो पॉलिसी फैसला जात हों, चाहे वो रिक्रूटमेंट के फैसला जात हों, वो बहुत ज़्यादा स्नब होता है पॉलिटिकल एलीट से। पॉलिटिकल एलीट के साथ साथ सोसाइटी की वो अशराफिया जो बासर है, जो हुकूमतों पर असर डालती है, जो इदारों के ऊपर असरअंदाज होती है, वो भी इंटरवेंशन करती है। जब वो इंटरवेन करती है तो फिर वाइस चांसलर अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। एक तो पहलू ये है। सही। दूसरा पहलू ये है कि वाइस चांसलर को जो इख्तियारात हासिल हैं, बाज़ दफ़ा वो वाइस चांसलर उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है या उन इख्तियारात की बुनियाद पर बाकी लोग जो उस यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहे होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उनको स्नब करने की कोशिश। सही। यानी जब उसे ऊपर से आमरीत मिलती है
तो वो रिएक्शन के तौर पे उसकी अपनी आमरीयत वो मुसलत करने पंजाबी च कहते ना, पता नहीं आपकी सराइकी में क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि पानी हमेशा नीवे पासे जाता है। हाँ जी, तो फिर यही वाइस चांसलर छोटों पे वाइसराय बन जाएगा, जिसकी लॉबी नहीं है उस पर पीड़ा लगाएगा और किसी क्लर्क को, किसी एपी को स्नब करेगा। आप ठीक कह रहे हैं जी। ये प्रोफेसर साहब, ये वाला जो तनाजुर है ना, इसका लार्जर इम्पैक्ट नहीं है। जो लार्जर इम्पैक्ट है ना पूरे हायर एजुकेशन के एकेडेमिया के ऊपर, वो हायर एजुकेशन कमीशन का है। सही। अच्छा, जो सूबों की महकमा हायर एजुकेशन की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो बेचारी बाज दफा उसकी सोच सिर्फ इस हद तक होती है कि हम अपनी हेजमनी कायम करें, और वो ब्यूरोक्रेटिक हेजमनी कायम करने का उनके पास सिर्फ यही तरीका है कि कोई मरासला जारी कर देंगे, फाइल दबा लेंगे, फाइल को प्रोसेस नहीं करेंगे, फाइल रोकेंगे, ऐसे ऐसे लकूने निकालेंगे कि जिससे प्रोसेस डिले हो। वो इसके जरिए से अपनी हेजमनी कायम करते हैं, और वो ये समझते हैं कि इस हेजमनी के कायम होने से हमारा भी यूनिवर्सिटियों के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल और असर रहेगा। अदरवाइज उनका इससे ज्यादा कोई किरदार नहीं है, ना तो पॉलिसी मेकिंग के हवाले से और ना आपकी यूनिवर्सिटियों के करिकुलम को कंट्रोल करने के। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे डॉक्टर अकमल सोमरू। जस्ट हम जब रिकॉर्डिंग में आने लगे ना, उससे पहले कि महरूमियों से दो नताइज निकलते हैं। जब महरूमियों वाले बंदे को सीट मिलती है तो वो दो काम करता है, या तो वो लोगों को स्नब करता है या फिर बदले लेता है। इसके अलावा कोई बात होगी तो वो भी डॉक्टर अकमल सोमरू से पूछेंगे। आजकल एक हमारे हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी कोई बुखारी साहब हैं, अब मुझे लगता है वो 3 माह निकाल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले कुछ 16-17 इस हुकूमत में जो सेक्रेटरी है वो बदल चुके, क्योंकि ये रिटायर होने वाले हैं और चाहते हैं बुखारी साहब के रिटायरमेंट बतौर सेक्रेटरी ले। लेकिन इस वक्त वो अपनी महरूमियों का जो है ना वो बदला यूनिवर्सिटियों से खूब ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी से छोटे छोटे तबादले भी, वो वाइस चांसलर अंदरूने मुल्क हो या बैरूने मुल्क हो, उनको जिच कर देते हैं फ़ोन करके कि यार ये तबादला ज़रूर कर दें। ये ऐसे ज़िम्मन बात आ गई कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये छोटा छोटा खेलती है। तो मेरा, चूँकि अकमल बैठे हैं और आप लोग सामने हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं ये बात कर ही दूँ कि ब्यूरोक्रेसी छोटा छोटा ना खेले, मुल्की लेवल का खेले और मुल्क के लिए खेले जी। अच्छा देखें, इसमें मैं फिर वापस हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ आऊँ। ठीक। HEC ने, जब HEC बना ना, तो उसके बाद HEC ने बहुत अच्छे काम किए हायर एजुकेशन की अपलिफ्टिंग के लिए, नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर्स में हो, नए डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए। डॉक्टर अताउर रहमान के दौर में एक रेवोल्यूशन आया, हमारा चेंज आया, कोई शक नहीं, हमें इस पर दो राय नहीं है, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन वही हुआ जो पाकिस्तान की बतौर रियासत और बतौर हुकूमत होता है कि इसके ऊपर आलमी इदारों का शिकंजा मजबूत है, और बतौर HEC पे आलमी इदारों का अभी मैं हुकूमत पर जिस तरह कंट्रोल है ना, अच्छा, उसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन भी उनके शिकंजे में चला गया, आलमी इदारों के सही। अब आलमी इदारों को आलमी कुव्वतें कंट्रोल करती हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, FATF हो, आपकी WTO हो या दीगर आलमी इदारे हों, एजेंसीज हों, वो हमेशा जो दुनिया के ताकतवर रियासतें हैं 3-4 वो कंट्रोल करती हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत सारे एविडेंस इसमें मौजूद हैं। दुरुस्त। अब हायर एजुकेशन कमीशन भी जब उनके कंट्रोल में चला गया, मैं अभी बताऊंगा कि वो कैसे कंट्रोल में गया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज की जो शहर हक है, जहां से नॉलेज क्रिएट होना है, उस शहर हक को अपने कब्जे में ले लिया और ये तय कर लिया कि हम बताएंगे कि यूनिवर्सिटीज को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है। अब वो कैसे हुआ, वक्तन फवक्तन हायर एजुकेशन कमीशन को वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडिंग मिलती रही है, सही। लेकिन जब डॉक्टर तारिक बनूरी को चेयरमैन अपॉइंट कराया गया, मैं कराया गया का लफ्ज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अमेरिका के जिस मुल्क से, जिस यूनिवर्सिटी से उठाकर यहाँ लाए गए, उसके पीछे यहाँ पर जो लॉबी शामिल थी, जिसके सरपरस्त जो है उस वक्त की सर्च कमेटी के सरबराह सैयद बाबर अली थे, और सैयद बाबर अली ने उसका बरमला इजहार किया उस वक्त कि हाँ ये हम लाए थे। जब उन्हें ओहदे से हटाया गया तो उसके दिफा में फ्रंट फुट पे आ गए। तो जब फ्रंट फुट पे आया तो उससे पहले जो बातें ड्राइंग रूम्स के अंदर होती थी, एकेडेमिया के अंदर क्लोज सर्कल में होती थी, वो खुल के सामने आ गई कि हाँ भाई ये उस लॉबी का बंदा था।
सही। उसके पीछे वो बोस्टन ग्रुप की लेकिन पूरी आपको ये कहानी याद है। होगा शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे जी जब ये बनौरी साहब जी, आए। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम हो चाहे इमरान खान वजीर आजम और हो, सुना ये बिल्कुल हो। 21वें 22वें नंबर पे थे मेरिट पे। हाँ जी, इनका प्रोफेसर का पोर्टफोलियो भी पूरा नहीं था, इनके रिसर्च पेपर्स का पोर्टफोलियो भी पूरा नहीं था, इनके क्रेडिट पे जो चीजें हैं वो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, वो भी इदारों के अंदर बैठ के लिखी हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स में और रिसर्च पेपर्स दोनों में फर्क है। आप इनका प्रोफाइल उठा के देख लें तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनका एकेडमिकली प्रोफाइल कितना मजबूत है। सही। लेकिन वो क्योंकि अमेरिका से आए तो अमेरिका क्योंकि हमारे पाकिस्तान में माए बाप समझा जाता है हुक्मरानों के लिए, हमारे लिए तो नहीं, इनके लिए, तो फिर ये उसके आगे गिर जाते हैं, घुटनों में गिर जाते हैं या पैरों में गिर जाते हैं, जो मर्जी इस्तेमाल करें। अब तारिक बनौरी के दौर में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ, एक तो ये हुआ हायर एजुकेशन कमीशन के विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर कि उन्होंने अपने बंदों को रिक्रूट करने का नया तरीका इजाद किया, तलाश नहीं किया, इजाद किया। सही। उन्होंने नया तरीका ये इजाद किया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी लॉबी यहाँ पे लाऊं जो IHEC को कंट्रोल करे। उन्होंने वहाँ पे एडवाइजर्स लगाने शुरू कर दिए जिसको हम मुशीर कहते हैं। सही। और 13 के करीब मुशीर अपॉइंट किए, चाहे वो एकेडमिक्स के थे, चाहे वो IT के थे, चाहे वो करिकुलम के थे, चाहे वो फाइनेंस के थे, चाहे वो लीगल अफेयर्स के थे, हर शोबे के अंदर उन्होंने वो लगाए। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपने कर लिया, लेकिन इसके साथ उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 8-8, 9-9 लाख रुपए महीने तक मुकर्रर की। सही। अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो ये तो HEC के बाकी एम्प्लॉयज के अंदर पूरे पाकिस्तान में उनके एम्प्लॉयज हैं, रिजेंटमेंट पाई गई। अब इसका जो दूसरा पहलू है वो खौफनाक है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने अब ये क्या किया। तारिक बनौरी ने वर्ल्ड बैंक के साथ मुआहदा किया और वर्ल्ड बैंक ने हायर एजुकेशन कमीशन को बराह रास्त फंडिंग दी और वो फंडिंग इंटरेस्ट पे दी। वर्ल्ड बैंक ने HEC पाकिस्तान को बराहे रास्त फंडिंग की विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, डायरेक्ट फंडिंग की। और डायरेक्ट फंडिंग के अंदर जो है वो जो अगरचे जब मुआहदा करते हैं आप रियासत के साथ तो उसका जो नुमाइंदा है, यानी कि क्योंकि वजारत तालीम के मातहत है तो वजारत तालीम के सेक्रेटरी ने उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने, तो इसका एक तोड़ भी तो रखा हुआ है ना इन्होंने कि जी इसका ओहदा पहले अब वजीर ममलकत के बराबर है, पहले वफाकी वजीर के था। ये वो अशकिशोई के लिए। अच्छा, अब जो मुआहदा किया गया वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक ने कहा हम आपको पैसे देते हैं, आप 2 काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले आपका यहाँ जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, जो पुरानी तर्ज का, कॉलोनियल तर्ज का है यूनिवर्सिटीज के अंदर, उस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को आप तोड़ेंगे और वो उस सिस्टम को अलाइन करेंगे अमेरिकन सिस्टम के साथ, जो कि ऑनर सिस्टम है, जो कि अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ कराया। पहला काम ये करेंगे, जिसको हम यहाँ पर पाकिस्तान में अंडर ग्रेजुएट कहते हैं। इस मुआहदे के तहत और उससे मिलने वाली फंडिंग के तहत उसके दस्तावेजात मेरे पास मौजूद है, किसी भी शख्स को चाहिए वो मुझसे राब्ता करके हासिल कर सकता है। सही। जो मुआहदा हुआ है उसकी असल दस्तावेजात आप सारी दस्तावेजात देते हैं, लेकिन बॉस्टन स्कूल ऑफ थॉट की चंद जो दस्तावेजात है आपके पास वो आप वादा करके भी नहीं देते। वो नहीं, वो मेरे पास है, मैं आपको अभी प्रोग्राम के बाद दे देता हूँ, आप उसको पब्लिक भी कर सकते हैं। और वैसे भी वो पब्लिक हैं, लेकिन लोगों तक पता नहीं होता, वो रसाई नहीं होती, लोग सोचते नहीं है, एजुकेशन में लोग सोचते नहीं, प्रोफेसर नहीं सोचता जी। तो उन्होंने पहला काम क्या किया इस फंडिंग के तहत कि मुआहदा किया कि हम अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी नाफिज करेंगे, नई पॉलिसी। सही। तो सबसे पहले काम क्या किया इन्होंने, 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम खत्म किया। सही। वो अंडर ग्रेजुएट लेवल तक, यानी BA की भी 2 डिग्री प्रोग्राम खत्म, 2 ईयर डिग्री खत्म की और MA की भी 2 ईयर डिग्री खत्म की और उसके मुतबादिल 2 स्टेप्स दे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि BA MA जिसके मुतल्लिक मैं बड़े व्लॉग कर चुका, रोज पीटता हूँ, मातम करता हूँ, नोहा गरीब अभी तक जारी है, इसके पीछे भी मामा अमेरिका ही शामिल है, वर्ल्ड बैंक है इसके पीछे, वो मुआहदा हुआ है इनका। बिल्कुल ठीक। इस मुआहदे के तहत रिवैम्प करना है उन्होंने, उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। सही। कि आप ये रिवैम्प करेंगे चीजें और रिवैम्प करेंगे हमारे। एक छोटी सी मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, अब बात यही रहेगी एक आध जुमले में कि जो बरतानवी निज़ाम था वो सस्ता था, वो मुफ्त था। जो अमेरिकन निज़ाम है इसमें हायर एजुकेशन महंगी है। मैं क्या ये गलत कह रहा हूँ, ये ठीक कह रहा हूँ? नहीं, अमेरिकन सिस्टम अमेरिका के अंदर भी बहुत महंगा है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त यहाँ पे तो लोग बड़े फैंटेसी का शिकार बना दिया ना हायर एजुकेशन। मैं आप हैरान होंगे प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान में तो शायद लोगों को अंदाजा नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, शायद कुछ लोगों को मालूम हो,
पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिकन हायर एजुकेशन की कॉस्ट की सूरत हाल ये है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त गुज़िश्ता 40-50 साल का डेटा आप वो वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल्स, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो है वो 8 करोड़ के करीब ऐसे अफराद हैं, ऐसे नौजवान हैं। 8 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं थोड़ी फिगर्स नहीं बता रहा, जो पिछले 10, 15, 20, 30 साल में उस सिस्टम से ग्रेजुएट होकर निकले हैं। ये वो लोग हैं जो मकरूज हैं बैंकों के, जिन्होंने बैंकों से पैसे लेके यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां की और अभी उसके पैसे उतार रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, दिलचस्प सूरत हाल भी जारी है और पता नहीं कहाँ ले आए हैं अकमल सोमरो हमें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। डॉक्टर अकमल कहते हैं 8 करोड़ लोग लोन में फंसे हुए हैं अमेरिका में, लेकिन मैं डॉक्टर अकमल सोमरो से पूछूंगा, इजादात, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, रिसर्च तो अमेरिका में ज़्यादा फंसे हैं, तो फिर क्या है? अमेरिका लीड कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जर्मनी का भी नाम है, यूके का भी है, चाइना भी अपनी जगह है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हम अकमल से राहनुमाई चाहेंगे। ठीक है, लोन में लोग फंसे हैं, लेकिन राज तो अमेरिका ही कर रहा है ना जी। देखिए, इस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अमेरिका राज कर रहा है। अमेरिका राज इसलिए कर रहा है कि दुनिया के अंदर नॉलेज क्रिएशन के ऊपर कंट्रोल है उसका, और उसी नॉलेज क्रिएशन पर कंट्रोल रखने के लिए वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान के अंदर भेजा गया कि जनाब यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को भी आप अपने काबू में रखें, कंट्रोल में रखें, ताकि वो हम जैसे चाहें वैसे इससे नताइज पैदा करें। अब जिस रिसर्च और इनोवेशन की आप बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली में सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है। सिलिकॉन वैली जो है वो बुनियादी तौर पर उन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का हब है जो पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। अमेरिका की खुशकिस्मती कहें या उसकी पॉलिसी का नतीजा कहें कि दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर अमेरिका में है। सही, या वो कैलिफोर्निया में है और या आपके न्यूयॉर्क के अंदर है। तो नतीजा ये है कि वो कॉरपोरेशंस, वो मल्टीनेशनल कंपनियां उस इनोवेशंस के लिए, इन्वेंशंस के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं, पैसे लगाती हैं। अब इसका अगला स्टेप क्या है? जब वो पैसे लगाती हैं, वहां पे जो इनोवेशन होती है, उस इनोवेशन को कंपनी अपने नाम पे पेटेंट कराती है और फिर वो प्रोडक्ट तैयार करके पूरी दुनिया में बेचती है। तो फायदा किसको हो रहा है? उस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को। अब हम ये समझते हैं कि सिलिकॉन वैली के अंदर काम करने वाले सारे के सारे लोग जो हैं वो अमेरिकी हैं, ऐसा है ही नहीं। आप डेटा उठा के देख लें, आप गूगल हेडक्वार्टर के ऊपर चले जाएं, आप वहां पर फेसबुक के हेडक्वार्टर में चले जाएं, सैमसंग के हेडक्वार्टर में चले जाएं, आप एप्पल के हेडक्वार्टर में चले जाएं, जहां सिलिकॉन वैली के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी दुनिया के लोग हैं, वहां पे दिमाग बैठे हैं, लेकिन हम दूसरी दुनिया को क्रेडिट नहीं देना चाहते। एक बात है, जब अमेरिका को आप देखते हैं सोशली, साइकोलॉजिकली दैट इज समथिंग एल्स, जब वार है कहीं दैट इज समथिंग एल्स, उसकी स्ट्रेटजीज अपनी जगह। मैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहते हैं आओ मेरे यहाँ काम करो, मेरी नेशनैलिटी लो। वो कहते हैं आओ मेरे यहाँ काम करो, पैसे कमाओ। वो कहते हैं आओ चले जाओ। देखिए, उसने अपना दिल तो बड़ा रखा हुआ है ना। जब किसी का दिल बड़ा हो, सेहत बड़ा हो, आओ भगत बड़ी करे, ड्राइंग रूम खुला हो, तो वो लोगों को अट्रैक्ट तो करेगा। हम जितनी भी तनकीद करें, हमारे यहाँ माजी में आपने देखा ना, बड़े बड़े मौलवी थे, वो कहते थे गो अमेरिका गो, कभी वो किल अमेरिका के नारे, कभी अमेरिका मुर्दाबाद, लेकिन वो जाना भी वहां चाहते थे, रहना भी बड़ा। यार आपके जर्नैल वहां जाना चाहते हैं, बात उनके खिलाफ करेंगे, तो आखिर कोई ना कोई करिश्मा तो है ना। यही करिश्मा है कि अमेरिका ने पहले दिन से ये तय किया कि हम एजुकेशन के अंदर पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल कर रखेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन आना जाना लगा रहे। हाँ, एक कंडीशन लगा दी। पहली कंडीशन क्या लगाई कि हम ब्रेन लेंगे। सही है, जो ब्रेन है वो हमारे पास है, हम उसको नेशनलिटी भी देंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे। वो काम किसके लिए करेगा? हमारे लिए और हमारे यहाँ काम करने वाली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए। उसका हम उसको रिवॉर्ड देंगे, सही, पैसों की शक्ल में देंगे, घर की शक्ल में देंगे, दुनिया के सैनिक कराने की शक्ल में देंगे, प्रिविलेजेस की सूरत में देंगे। अच्छी बात है, गुड डील है, कोई मसला नहीं है। अब पाकिस्तान के सिनेरियो में जब हम देखते हैं, वही ब्रेन ड्रेन यहाँ से भी होता है। अब यहां से जब ब्रेन ड्रेन होता है तो वो अमेरिका में जाके अमेरिकी सिस्टम के लिए काम करता है।
वहां की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए काम करता है। हम इसको इस तनाजुर में एक उलझन सी रहती है। हमारे यहाँ एक सिर्फ सवालों में से सवाल निकलेंगे, आप अपनी बात जारी रखेंगे। ये जो बाहर के लोग आते हैं वीसी लगाने के लिए, जब हम उनका इश्तहार देते हैं, हम कहते हैं टॉप 100 से जो आएगा उसे नंबर ज्यादा देंगे, वो लंबा गैप हो जाता है, वो आगे लग जाता है लाइन में जाके। तो क्या ये भी इसी सोच का हिस्सा है? देखिए, ये यही हमारे यहाँ ना चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। हम जब तक उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे, हम प्रॉब्लम्स की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था कि जो ब्रेन ड्रेन यहाँ से होता है, वो ब्रेन ड्रेन उस पॉलिसी का नतीजा है कि वो पॉलिसी ऐसी है कि यहाँ पर जो बासलाहियत नौजवान है उसको रिटेन करने के लिए रियासती और हुकूमती सतह पर ऐसा सिस्टम भी मौजूद नहीं है कि जो उसको स्पेस प्रोवाइड करे और वो स्पेस प्रोवाइड करके वहां पे वो बैठ के काम करे और उसको उसका मुआवजा दिया जाए, उसकी ज़हनी सलाहियतों का लिए उसको कंपनसेट किया जाए। आप जब ये नहीं करेंगे तो वो नौजवान यहाँ पे क्यों रहेगा? उस नौजवान को आज़ादी है, वो अपनी सलाहियत का किसी भी जगह बैठकर इस्तेमाल करे, चाहे वो अमेरिका में करे, चाहे यूरोप में करे, चाहे एशिया के किसी तरक्की याफ्ता दुनिया वैसी ग्लोबल विलेज बन गई। अब हमारा जो कंसर्न है वो है पाकिस्तान की हायर एजुकेशन। पाकिस्तान की हायर एजुकेशन के ऊपर जो मैं 2 बातें कर रहा था, वो बात हमारी दरमियान में रह गई, हम दूसरी तरफ चले गए। नहीं, हम उसी तरफ है, हमें घूम के बार बार आना है, दुनिया से घूम के पाकिस्तान आएंगे तो फिर समझ आएगी। अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी में रिफॉर्म्स की वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के साथ आपने 2 इयर्स पीरियड खत्म कर दिया। आपने यहाँ मैं एक जुमला करूं, मैं जो डॉक्टर अकमल सोमरो की बातें समझा हूं ना नाजरीन, बात की पहली बात तो ये है कि अकमल पढ़ते हैं, अकमल रिसर्च करते हैं। तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये नहीं है कि अमेरिका कोई बंद बांधता है, ये भी नहीं है कि अमेरिका खुला छोड़ता है। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका कहता है पैसे लगाओ, फायदा भी करो, वैक्सीन भी बनाओ, सारा कुछ करो, 3 तरह के लोग पैदा करो, बल्कि लोग एक ही तरह के पैदा करो, उनके इस्तेमाल 3 लाओ। जब चाहो उन्हें बतौर प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर लो, चाहे पाकिस्तान हो, जब चाहे उन्हें बतौर कंज्यूमर तक महदूद कर लो, और जब चाहे उन्हें डीकंपोजर बना लो। यानी अमेरिका अपनी बालादस्ती से मेरे पाकिस्तान को या जो लोग उस पर डिपेंड करते हैं अपनी मर्जी से बतौर प्रोड्यूसर, बतौर कंज्यूमर और बतौर डीकंपोजर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो किसी को समझ नहीं आने देता। जी अकबर, वो यही वजह है ना, अगर किसी को समझ आ जाएगी तो वो फिर उसका तोड़ निकालेंगे। प्रोफेसर्स को क्यों नहीं समझ आता? प्रोफेसर्स को इसलिए समझ नहीं आती, हमारे यहाँ अलमिया है कि टीचिंग का शोबा जो लोग चूज करते हैं वो बाय चॉइस नहीं करते। सही, क्योंकि बाय चॉइस जब आप कोई चीज़ चूज करते हो तो फिर आप पैशन के साथ करते हैं। टीचिंग का शोबा इसलिए इख्तियार किया जाता है कि ये बेहतरीन बेस्ट प्रोटेक्टेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। सही, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए, ये जो हम टेन्योर ट्रैक वाले डायरेक्ट यूनिवर्सिटियों में HEC के एम्बेसडर आ जाते हैं, ये निज़ाम की बेहतरी के लिए है या नहीं? आप समझते हैं ये पीछे जो फिलॉसफी थी ना, 2 प्रोग्राम शुरू किए थे हायर एजुकेशन कमीशन ने, एक टेन्योर ट्रैक सिस्टम का शुरू किया और एक इंटरनेशनल फैकल्टी का किया। सही। इंटरनेशनल फैकल्टी का सिस्टम आपका इब्तदा में ही फेल इसलिए हो गया कि वो पाकिस्तानी जो बैरून ममालिक की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे थे उनको आपने बतौर इंटरनेशनल फैकल्टी यहाँ पे ले आए, साल के लिए 6 महीने के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते रहे, तो वो एकेडमिक सिस्टम के अंदर उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। हालांकि उसकी फिलॉसफी ये थी कि जो गैर मुल्की प्रोफेसर होंगे हम उनको यहाँ लाएंगे ताकि हमारे सिस्टम में उनके साथ इंटरेक्शन। वो आपका प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, उस तरह से अपने उस तरह इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर सके। TTS सिस्टम का ये बुनियादी था कि वो लोग जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो काम करना चाहते हैं एकेडमिक्स के अंदर, नॉलेज क्रिएशन के हवाले से, उन्होंने पेपर छापने शुरू कर दी। नहीं, उनको अच्छा मुआवजा दो और अच्छा मुआवजा देके उनको पब्लिक सेक्टर में रिटेन करो, उनको प्राइवेट में मत जाने दो ताकि पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करे। यहाँ क्या मसला है? यहाँ मसला ये आया कि TTS के जो टीचर्स हैं वो 2 चीज़ों का शिकार हो गए। नंबर 1, एक चीज का ये शिकार हुआ है कि HEC ने उनके ऊपर कदगन लगाई कि आपने हर साल इतने रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करने। सही। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो इतने, एसोसिएट हैं तो इतने, प्रोफेसर हैं तो उन्होंने प्लेजरिज्म का खेल खेला, वो उस तरफ निकल गए। अच्छा, पैसा तो आता था। अच्छा, दूसरा क्या किया? क्योंकि तनख्वाह मिल रही थी उनको, वो करना तो लालच बुरी बला वाला मामला। तो दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि आप ने अगर परमानेंट होना है, यानी जिसको टेनोर्ड यूज करते हैं उसके लिए लफ्ज, कि आप TTS के टीचर हो, टेनोर्ड होना चाहते हैं, पहले टेन्योर ट्रैक, फिर टेन्योर्ड होंगे जो, तो उसके लिए ये शर्त है कि इतने रिसर्च पेपर हो, इतनी ग्रांट्स हो, ये आपने कुछ किया हो, तो वो उस तरफ भाग गए।
उस रिसर्च पेपर्स की तरफ भागे। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा तादाद पूरी होनी चाहिए। क्वालिटी को चेक करने के लिए एचईसी के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, उसकी अपनी क्वालिटी नहीं है। तो मैकेनिज्म नहीं है। नतीजा क्या हुआ कि वो प्रोफेसर जो ये समझते थे कि हम में पोटेंशियल है, हम टीटीएस पर आए हैं, या एचईसी की ये पॉलिसी थी, वो अपनी ही पॉलिसी। बात हो रही है नाज़रीन पॉलिसी की, वापस आएंगे। मुझे कलिंगटन की नई एजुकेशन पॉलिसी याद आ गई, कभी आई थी, वो हम फिर डिस्कस करेंगे अकमल के साथ, लेकर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। वक्फे पे जाने से पहले मुझे क्लिंटन की एजुकेशन पॉलिसी याद आ गई। उस पर तो अकमल कुछ कहेंगे ही, उसने कहा था जो कहा था वो अकमल की ज़बानी सुनते हैं। लेकिन एक बात ये है कि मैं अकमल से पूछूंगा, यार वो हमारे सिंडिकेट में तो नहीं अमेरिका आके बैठता, हमारे यहाँ क्राइम सिंडिकेट क्यों हो गया? हमारे यहाँ जो प्लेजरिज्म का सिंड्रोम है वो क्यों हो गया? क्या वो अमेरिका आके पकड़ के करवाता है? क्या हम, ऐसा तो नहीं है कि हम खुद ही कुछ नहीं है और सारा मलबा अमेरिका पे डालते हैं? मैंने आज कुछ नहीं कहना, मैंने अकमल की ज़बान से सुनना है कि ये क्या कहते हैं, इनकी रिसर्च क्या कहती है। फिर वो जो शुरू में हमने बात की, बच्चों को हम रिटार्ड कर देते हैं, सवाल करने की इजाज़त नहीं देते, डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये सारी बातों में फिर अब अदारों के, एक तो वैसे ही हमारे अदारों के दरमियान जंग रहती है, अब जो इन दिनों सिनारियो नज़र आ रहा है यूनिवर्सिटियों और एचईसी के दरमियान भी आकबत नाअंदेशों ने जंग शुरू कर दी, उसमें से आकबत नाअंदेशी एचईसी की ज्यादा है। अकमल आप क्या कहते हैं? देखें, जिस अमेरिका की तरफ बात करें, हम अमेरिका पे मलबा नहीं डाल रहे, हम अमेरिकी पॉलिसियों से जो नताइज बरामद हो रहे हैं उसकी, उन्हें हक है, वो कुछ कमाना चाहे, वो खाना चाहे। जहाँ तक क्लिंटन की आपने बात की या ओवरऑल अमेरिकन एजुकेशन पॉलिसी की बात है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जी, तो अमेरिका बैक वक्त मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चला रहा है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के 2 बड़े प्रोग्राम्स हैं, सही। और आप हैरान होंगे, मुझे यकीन है आपको मालूम होगा। एक प्रोग्राम तो है जो बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, जिसको हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप कहते हैं। सही। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के तहत यूनिवर्सिटीज से जो अच्छा ब्रेन होता है वो उठाते हैं, बिल्कुल, और उसको वो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में अपनी पसंद से डिप्यूट वो कहते हैं सारे टब्बर भी डाल लाया। वो कहते हैं फैमिली ले आओ जी। दूसरा प्रोग्राम, आपसे मैं पूछूंगा कि इसकी मंतक क्या हो सकती है। दूसरा प्रोग्राम है इनका, उसका जो शॉर्ट एब्रीवेशन है ना, वो है यस प्रोग्राम, YES, यस प्रोग्राम। ये मैं बल्कि नाजरीन पर छोड़ूंगा कि इसके ऊपर पढ़ें, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ। वो यस प्रोग्राम है मैट्रिक के बच्चों के लिए, जो बच्चे 9th में पढ़ते हैं, सही, जो बच्चे 7th में पढ़ते हैं। अमेरिका उन बच्चों की सिलेक्शन करता है पाकिस्तान भर से, सही, और उन बच्चों को 1 साल के लिए अमेरिका लेके जाता है, मुफ्त रिहाइश देता है, मुफ्त स्कूलों में पढ़ाता है। अब मुझे आप बताएं कि हर साल पाकिस्तान से 350 के करीब बच्चा सिलेक्ट होता है। इस प्रोग्राम को शुरू हुए हुए कोई 13-14 बरस से ज़्यादा हो गया है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत को ये मालूम है कि 7th और 9th क्लास के बच्चे अमेरिका जाते हैं, उसके हिदाफ क्या हैं? आप मुझे बताएं, इसके क्या हिदाफ हो सकते हैं? देखिए, मैं सुनना तो आपको ही ज्यादा है, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि अमेरिका को इसका हक क्या वो करे। अमेरिका हाइब्रिडाइजेशन पसंद करता है, ब्लेंडेड पसंद करता है, ब्रेन पसंद करता है, प्रोडक्शन पसंद करता है, लोगों को यूज और मिसयूज करना चाहता है। जिस तरह यूएसएसआर पे बालादस्ती थी, रशिया पे भी रहे, चाइना पे भी रहे, तो वो आपका वो जो क्लाइमैक्स पे होता है ब्रेन, उसको अपने मुताबिक डालने के लिए, उनको अमेरिकी बनाने के लिए और अमेरिका की प्रोडक्शन में अपना किरदार अदा करने के लिए और आपका बेड़ा गर्क करने के लिए वो ले जाता है उन बच्चों को। बस मेरा दूसरे नुक्ते पर इख्तलाफ है। पहला नुक्ता जो है वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो करता है, वो करे, ठीक है। दूसरा नुक्ता है ना जो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्हीं अफराद को, उसी ग्रोह को फिर मुल्कों के अंदर मुसल्लत करके मुल्कों की तबाही का मंसूबा बनाना। हमें सिर्फ इस पर इख्तलाफ है, एक बात। दूसरी बात ये, यहाँ पर मैं ये इजाफा करना चाहूँगा कि ये अमेरिका नहीं है, ये वो कैपिटलिज्म है जिसका सरकर्ता अमेरिका है, जिसका मरकज अमेरिका है। वो कैपिटलिज्म की वजह से और उसका मरकज होने की वजह से अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर नॉलेज इकोनॉमी में बालादस्ती है, और वो इस बालादस्ती की बुनियादें 1950s में रख चुका था, जब फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पूरी दुनिया में लॉन्च किया गया और पूरी दुनिया से
वहाँ के स्टूडेंट्स उठा के अपने मुल्क में लाए, कुछ लोगों को वापस भेज देते हैं, कुछ को वहीं पर रखते हैं। ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, इसको वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। सही। यस प्रोग्राम के शुरू में लिखा हुआ है ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। जो लोग सियासियात के तलबा हैं, जो लोग हिस्ट्री के तलबा हैं, जो लोग डिप्लोमेसी के तलबा हैं, वो बेहतर जानते समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है। और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने इससे प्रॉफिट लेना है। वो प्रॉफिट किस शक्ल में होगा वो उन्होंने तय करना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें अमेरिका से कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारी अमेरिका से कोई जंग नहीं है। हमें सिर्फ इस बात पर इख्तिलाफ है कि अमेरिका पाकिस्तान की हायर एजुकेशन की पॉलिसीज को पहले दिन से कंट्रोल किए हुए है। आपको मैं मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान की जो पहली एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट हुई थी, पहली एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान की जब ड्राफ्ट हुई थी अयूब खान के दौर के अंदर, तो उस पॉलिसी, नाज़रीन ये सुनने वाली बात है, उस पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए बराह रास्त फंडिंग ब्रैडफोर्ड ने की थी। यस। तो ब्रैडफोर्ड ने की, उनकी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं 3-4, उन्होंने की। तो मुझे बताइए कि उनका क्या इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान की एजुकेशन, पहली एजुकेशन पॉलिसी डिजाइन करने के लिए उसके लिए पैसे दे रहे हैं। उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं दिए, अमेरिका ने वहां से स्पेशल एक्सपर्ट जो है यहाँ पे भेजे, वो कमेटियों का हिस्सा बने, उन्होंने वो पॉलिसी डिजाइन की। जब उन्होंने वो पॉलिसी डिजाइन की तो अयूब खान, तो उसके नतीजे में यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार हुई, उन्होंने उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, उनका मकसद क्या था, आप वो भी आप सुन लें। उनका मकसद ये नहीं था कि वो डायरेक्ट अमेरिका को सर्व करेंगे, उनका मकसद था वो डायरेक्ट जो है अमेरिकी इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। कहां पर? मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका जो है वो ऑयल की तलाश में वहां पर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वहां पे उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था। अब जब वहां पर उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था सस्ता, तो उसके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया बेहतरीन मार्केट थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन मुतारिफ कराई, लोगों को डिप्लोमे कराए, डिग्री कराए और उनको उठा उठा के बाहर भेज दिया। तो अब आज उसका खुमियाजा हम ये भुगत रहे हैं कि हमारे पास स्किल्ड लेबर तो है बट वो इलिटरेट है, और जो लिटरेट स्किल्ड लेबर है वो सारी मशरिकी वस्ता में बैठी है, वो वहां पे जो है वो सर्व कर रही है। चाहे उनको यूरोप के भी दरवाजे उसके लिए जर्मनी ने खोले, जर्मनी ने पैसे दिए सबसे ज्यादा, और कमाते भी वो ज्यादा। तो आप जब पॉलिसीज के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और आज 2018 में या 2018 के शुरू में जब चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन तैनात किया, तो उसकी जेब में आपने वो पॉलिसी डाली कि आप ये पॉलिसी पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करेंगे। जेब में पैसे, दिमाग में पॉलिसी। हाँ, जेब में पैसे यार जेब गरम ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आपने वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी। मैं आप तारीफ पटोरी अगर समझते हैं, 2 जुमले मैं कह दूं जरा, फिर मैं भूल जाता हूँ, बूढ़ा आदमी ना। नाज़रीन, मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका जिंदाबाद, जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान भी जिंदाबाद हो, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो, हमारा सारी दुनिया से हो। हमारे डिप्लोमेट कहाँ हैं, हमारे पॉलिसी साज कहाँ हैं, हमारी हुकूमतें कहाँ हैं। देखें, हम अमेरिका के साथ म्यूचुअल बेनिफिट पे खेलें, लेकिन हम अपने इकोसिस्टम में खेलें। हमारी क्या ज़रूरत है, हमें कौन सी स्किल चाहिए, हमें किस में फ़ायदा है, हमें किस में नुकसान है। ये नहीं है कि उधर से फ़ोन आए तो हम उनके मुताबिक BAMA ख़त्म कर दें, नस्लें ख़त्म कर दें। तो मेरा ये दिल करता है कि मैं, ज़ाहिर है अकमल सोमरो का भी ये दिल करता है कि आप ज़रूर सबसे इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ चलें, लेकिन आप एंटरप्रेन्योरशिप हो या इंडस्ट्रियल लिंक को वो बनाएं जो पाकिस्तान में बनता है। आप या ज़राअत हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर इतना अच्छा हो, हमारे यहाँ स्किल हो, हमारे यहाँ नौजवान 65% हो। आप और हम, मैं आपको एक बात बता दूं, बात लंबी होगी, फिर उसके बाद अकमल की तरफ वापस चलते हैं। आज कितनी तारीख है अकमल? 17। आपको पता है कि 17 जो नवंबर है, ये बैनुल अक़वामी तलबा का आलमी दिन है। और हम इस पे एतराज़ करते हैं, यार ये कोई ज़रूरी है कि वो जो दूसरी जंगे अज़ीम में आज के दिन 9 तलबा को फांसी लगा दिया गया बगैर फेयर ट्रायल के, तो हम उन पे बनाए। मैं अपने दोस्तों को कहूँ कि देखें, बैनुल अक़वामी का मतलब है हम भी अपने तलबा के लिए कुछ करें। ये नाराज़ ना हो कि ये यूरोप वाले चूँकि आज के दिन 17 नवंबर को आलमी दिन मनाते हैं तलबा, भाई हमने अपने तलबा के मिलाना है, लेकिन हमारे जो
हाकमीन है वो अपने लिए खेलते नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए खेलते हैं, तो उनके बच्चों ने चूंकि अमेरिका में खेलना होता है। जी अकमल क्या कहते हैं? देखें, इसमें ना हमारे साथ एक बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान का 1947 से लेके आज 2021 तक। उस जुल्म ये हुआ है कि हमारी मईशत को ज़राअत तक महदूद रखा गया, और ज़राअत भी वो जो खित्ते में पसमानदा ज़राअत है। कोई नहीं, वहां हमने कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी है, नंबर आप फिक्र ना करें। नंबर 1। नंबर 2, हमारे तालीमी सिस्टम को गैर पैदावारी तालीमी सिस्टम बनाया गया। यस। और उस गैर पैदावारी तालीमी सिस्टम का अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ है कि आज पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी कंज्यूमर सोसाइटी है, और जब कोई पूरी रियासत कंज्यूमर एंड डीकंपोजर नॉट प्रोड्यूसर, तो जब आपकी सोसाइटी कंज्यूमर सोसाइटी बन जाए तो आप दुनिया में हैसियत जो रियासत की या रियासत के बाशिंदों की होगी वो सिर्फ गुलामी की होगी, कंजम्पशन होती है ना सिर्फ। तो आप इस कंज्यूमर सोसाइटी से निकलना चाहते हैं, कैसे तो दो काम करने होंगे आपको जी। आपको सबसे पहले पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी देनी होगी। सही। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी पर सबसे मतलब पहला बड़ा हमला इस तरह ना हो कि अमेरिका एचईसी के जेब में पैसे डाले, वो वीसी की जेब में डाले और गुलाम हो जाए। अब यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी कैसे देनी है? देखिए, यूनिवर्सिटी को आप ग्लोबल सिस्टम के तहत चलाएं जो दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज के मॉडल है। मैं वैसे मिसाल देता हूं, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी के ऊपर पहला हमला मुशर्रफ के दौर में हुआ 2002 में। मुशर्रफ के दौर को हम ये क्रेडिट देते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन बना, सारा कुछ किया, रिवैम्प हुआ, ओके, देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मुशर्रफ ने ये काम किया कि 2002 में जिन इदारों को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट किया और यूनिवर्सिटीज एक्ट लाए गए, उसके अंदर पहला हमला ये किया कि यूनिवर्सिटियों के अंदर से सेनेट खत्म कर दी। नंबर 1, यानी कि जो 73, 74 और 75 के यूनिवर्सिटी डेमोक्रेसी थी खत्म कर दी, वो खत्म कर दी। पहला हमला ये किया, यूनिवर्सिटी के अंदर सेनेट खत्म कर दी। दूसरा हमला क्या किया? दूसरा हमला ये किया कि यूनिवर्सिटीज के जो उसकी सुपीरियर बॉडी है जिसको सिंडिकेट कहते हैं, उस सिंडिकेट के अंदर जो है वो 3 एमपीएस दाखिल कर दिए। सही। आपने उसको डायरेक्ट पॉलिटिसाइज कर दिया। अच्छा, सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहे, आपने कहा कि इसके अंदर गवर्नर का नुमाइंदा भी होगा, वो भी अगेन पॉलिटिकल। आपने कहा कि इसके अंदर रिलीजियस नुमाइंदा भी होगा, वो भी पॉलिटिकल। आपने कहा इसमें हायर एजुकेशन कमीशन का नुमाइंदा भी होगा, मतलब भी पॉलिटिकल। ठीक है, तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट से एमिनेंट, वो भी पॉलिटिकल एमिनेंट। अब खुद चक्कर लगाते हैं यूनिवर्सिटी में, यार सानू रखो। अच्छा, अब पहला ये हमला हुआ 2002 में। अब दूसरा हमला जो है वो सबसे खतरनाक जो है वो मुस्लिम लीग नून के यानी नवाज शरीफ की हुकूमत में या शहबाज शरीफ की हुकूमत में हुआ कि यूनिवर्सिटियों के अंदर से वाइस चांसलर के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां लगा के सिंडिकेट के अंदर उसको बतौर शो बॉय के तौर पे बिठाया गया। कैसे कि 2013 के बाद 18 तक जितने भी यूनिवर्सिटीज एक्ट बने हैं, 2011 के एक्ट से ये, ठीक है, 2011 के बाद से लेके 2021 तक मैं कहूंगा, सिंडिकेट का चेयरमैन जो है ना, वो सिंडिकेट के चेयरमैनशिप से वाइस चांसलर को फारिग किया और कहा कि इसका चेयरमैन मिनिस्टर एजुकेशन होगा। एक मिनिस्टर एजुकेशन, 3 एमपीएस, तो सिंडिकेट तो फारिग हो गई। सही। आपने यूनिवर्सिटी की अब यहाँ पता है क्या होता है, चलाक वाइस चांसलर क्या करता है, वो अकमल को नईम मसूद को कुछ नहीं समझता, वो फिर उनसे हाथ मिला लेता है, कहता है यार आप भर्तियां करवा लो, अगला टेन्योर दो। बस, तो यहाँ पर जब डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई, यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी खत्म हो गई, तो आप यूनिवर्सिटीज की अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? आप ना कम्युनिटी सेंटर रहेगा ना कोई, ठीक है, तो आप वहां पर वाइस चांसलर के इख्तियारात सलब कर लिए, वाइस चांसलर को शो बॉय बना दिया, तो वाइस चांसलर को इख्तियारात सलब करके शो बॉय बनाया और सिंडिकेट के अंदर जो टीचर्स की नुमाइंदगी होती थी थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी इलेक्शन के जरिए से, उसको भी आप छोटे से सवाल का जवाब नुमाइंदगी भी नहीं है, तलबा की नुमाइंदगी भी नहीं है, सिर्फ सियासतदानों की नुमाइंदगी। एक बीए पास शख्स जो है वो पीएचडी याफ्ता अफराद की सिंडिकेट के अंदर जो है पढ़ना ही नहीं आता। मुझे तो लगता है जो नाजरीन सिंडिकेट के अंदर बोर्ड का चेयरमैन है वो क्या करता है यार यूनिवर्सिटी का, उसे तो समझ ही नहीं है। डीओ क्या करता है? अच्छा, कम अज कम अगर आपने वो ब्यूरोक्रेट डाले हैं तो वहां सेक्शन ऑफिसर क्या करता है, डीएस क्या करता है, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे जाए, एक सवाल का जवाब और उसके बाद आप ही कंक्लूड कर दें एचईसी को क्या करना चाहिए। अब वो तो अपना ईडी नहीं लगा रहा, वो ईडी जो बैठी हुई है ऊपर वो उसने कब्जा किया हुआ है, ब्यूरोक्रेट है। सवाल मेरा ये है कि
ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है क्योंकि टाइम नहीं है इतना। BA ख़त्म होना चाहिए या नहीं ख़त्म होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि इसके ज़रिए से हमारे यहाँ बहरहाल किसी हद तक ये एक रुझान था कि वो तलबा जो पेशा वाराना ज़िंदगी में महरूमियाँ दूर होती थी तो वो आप तालीम हासिल कर सकते थे, आपके पास कोई डिग्री है। अब HEC का क्या कहते हैं? ये एक मिनट है आपके हायर एजुकेशन कमीशन को खुद को वर्ल्ड बैंक से आज़ाद कराना होगा। जब तक हायर एजुकेशन कमीशन वर्ल्ड बैंक से आज़ाद नहीं होगा, ये बिल्कुल इसका हाल वही होता रहेगा आपकी तालीम का जैसे ही मुल्क का IMF से आज़ादी ना मिलने पर। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की, दरिया को कुएं में बंद कर दिया कि HEC को वर्ल्ड बैंक से आज़ाद होना होगा। हमें भी तो आज़ाद होना होगा, इस कौम को भी तो आज़ाद होना होगा। सारे कहते हैं 70 साल की हुकूमतों ने ये किया, आज की हुकूमत भी गुलाम है, पिछली हुकूमतें भी गुलाम थी। हायर एजुकेशन के लिए भी और बाइज़्ज़त नेशन के तौर जीने के लिए भी आज़ादी चाहिए। बहुत शुक्रिया।